पर इस सभ्यता को अपन बोलते हैं ताम्रयुगीन सभ्यता, इंग्लिश में बोलते हैं चालकोलिथिक साइट। अब यदि आपने चालकोलिथिक साइट्स की कल्चर के फीचर को समझ लिया तो उसके बाद इसमें क्या क्या सामान मिलने वाले हैं इसको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कल्चरल साइट्स की ट्रांजिशन का अपना एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को समझने के बाद दूसरी साइट से इस साइट्स में मिलने वाले उपकरणों में सेग्रीगेशन बहुत आसान हो जाता है। और बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मल्टीपल साइट्स का एक साथ तुलनात्मक अध्ययन कर उनके मिलने वाले उपकरणों को सेग्रीगेट करना। तो अपन सबसे पहले समझते हैं कि ये चालकोलिथिक साइट्स का मतलब क्या होता है। ये डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि चालकोलिथिक साइट एक्चुअली है क्या। जो कल्चरल सिविलाइजेशन होता है उसका ट्रांजिशन इस प्रकार से होता है कि सबसे पहले जब मानव आया तो मानव का प्रागैतिहासिक सेटलमेंट का सबसे पुरातन सबसे पहला काल था, वो था पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की विशेषता ये होती है कि मनुष्य बिल्कुल प्रारंभिक एज में अभी अभी मानव बना है, वो अपने जीने के लिए जंगली जानवर खाता है, सेटल्ड नहीं है। सबसे बड़ी बात, ने तो पशु पक्षियों को पालना सीखा है, ने खेती करना सीखा है, ने ही किसी व्यवस्थित मानविक क्रिया में संलग्न है। ये जब दौर बीता, मानव एडवांस हुआ, तो उसके बाद आया मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में पूरा पाषाण काल से थोड़ा एडवांसमेंट हुआ। यहाँ इन्होंने पशुपालन करना सीख लिया। पहले ये पशु दिखते ही मारकर उसको खा जाते थे, अब उन्हीं पशुओं को पालकर ये या तो उसका दूध पीते थे या मांस खाते थे या इसका अपनी एक्टिविटी में उपयोग करते थे। मध्य पाषाण काल के बाद आया नव पाषाण काल। नव पाषाण काल की विशेषता ये थी कि इंसान ने पहली बार खेती करना आरंभ किया। और खेती करने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है सेटलमेंट, यानी कि जो मानव अपनी ज़रूरत के हिसाब से जंगलों में भटक भटक कर अपना खाना एकत्रित करता था, अब उसको एक जगह बस गया। यदि कोई व्यक्ति यदि खेती करेगा तो उसको बसना ज़रूरी है, बसना ज़रूरी है तो फिर वो मकान बनाएगा, मकान बनाएगा तो आसपास के लोगों से कनेक्ट होगा, यानी कि सोशलाइजेशन आरंभ हो गया। अब मानव पशुपालन की जो प्रक्रिया थी वो करता आ रहा था, कंटिन्यू थी, खेती को अपना आधार बना लिया। उसके बाद नवपाषाण काल का जब आगे एडवांसमेंट आया तो उसको बोलते हैं ताम्रपाषाण काल, चालकोलिथिक। इस चालकोलिथिक काल का आने का कारण ये था कि नवपाषाण काल में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती थी, यदि मान लो उसको खेती करनी है तो खेती करने के लिए ज़मीन को खोदना पड़ेगा, उसके लिए पत्थर के उपकरण यूज़ करते थे। या फिर कि खेती करने के लिए जंगल को साफ करते थे तो ये बहुत धारदार उपकरण लाते थे, वो भी पत्थर के थे। जो क्रांति नवपाषाण काल से ताम्रपाषाण काल के ट्रांजिशन में आई उसका फंडामेंटल था पत्थर से धातु की तरफ ट्रांजिशन होना। और वो धातु भी कौन सी थी? तांबा था। और इस ताम्र के कारण ही इस संस्कृति का नाम पड़ा ताम्रपाषाण कालीन, चालकोलिथिक। और ये किस लिए हुआ? क्योंकि नवपाषाण काल में खेती आरंभ की, जब युग आगे आगे बढ़ा तो इन्होंने बहुत अधिक अन्न उगाना चालू कर दिया। जब आदमी अधिक अन्न उगाएगा तो उसको हिस्टोरी के भाषा में बोलता है अधिशेष। अधिशेष का मतलब है कोई व्यक्ति है जो अनाज करने या खेती करने के काम में स्पेशलाइज्ड है और वो ये काम करता है, तो कोई यदि अन्य व्यक्ति हैं जिसको लगता है कि भाई मैं औजार बेहतर बना सकता हूँ,
तो वो व्यक्ति औजार बनाए, अपना टाइम खेती करने में वेस्ट नहीं करे। यदि अधिशेष अनाज है तो वो कहीं किसी व्यापारी को बेच देगा। ये व्यक्ति औजार में स्पेशलाइज्ड है, कर से ज़्यादा बेहतर काम औजार में कर सकता है। वो सोचेगा कि मैं इसी में आगे बढ़ूँ, अनाज में ये इस व्यापारी से खरीद लेता हूँ। इसको बोलते हैं स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। ये ठीक आज के प्रकार का है। यदि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या कोई शहर में रहने वाला बहुत बड़ा बिल्डर है तो वो खेती करने नहीं जाएगा, वो अपने काम में मास्टरी करेगा। इसी प्रकार के फाइनेंस के सेक्टर में काम करने वाला खेती करने नहीं जाएगा, वो फाइनेंस के सेक्टर में मास्टरी करेगा। अनाज उसको पता है मुझे कहीं से भी मिल जाना है। इसी को बोलते हैं स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर होने के कारण जनसंख्या का एक हिस्सा धातु के काम में लग गया, औजार बनाया। इन्होंने औजार का उपयोग पहले प्रारंभिक तौर पे खेती, ज़मीन को साफ करने, हलों को गहरा करने, उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया, सोसाइटी के डिमांड के हिसाब से। और बड़ा वर्ग खेती में रह गया, अलग अलग लोग अलग अलग एक्टिविटी में जुड़ गए। फिर इन धातु का प्रयोग सिक्योरिटी के लिए भी किया हो सकता है। धन संपदा एकत्रित हो तो पास वाली सोसाइटी उस पर अटैक कर दे, तो उसको बचाने के लिए सिक्योरिटी औजार उपकरण भी यूज़ किए जाने लगे। हालांकि इस सोसाइटी की अपनी एक लिमिटेशन थी। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण से ताम्र पाषाण तक आ गई। इसका अगला जो चरण आता है वो है लोह युगीन। लोह युगीन का मतलब ये था कि ये जो धातु उपयोग की जा रही थी, तांबा थोड़ा हल्का होता है और यदि खेती करनी है, किसी को मारना है, जंगल काटने हैं तो ज़्यादा सख्त लोहे की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ये इकोनॉमिक ट्रांजिशन का ह्यूमन हिस्ट्री में ज़्यादा एडवांस वर्जन है लोह युगीन। तो अभी जो अपन पढ़ रहे हैं वो लोह युगीन नहीं है, ताम्र पाषाण कालीन है। उसमें नवपाषाण काल से क्या एडवांसमेंट थे और लोह पाषाण से क्या कमतर चीज़ें थी, उसकी समझ बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ ये है कि भाई अभी भी ये नगरीय सभ्यता नहीं है, क्योंकि नवपाषाण से अभी अभी ट्रांजिशन किया है, तो ये ग्रामीण ही है। क्योंकि सबसे पहले सेटलमेंट नवपाषाण में बना था और नवपाषाण का ज़्यादा मेच्योर्ड फेज ताम्रपाषाण है, नगर नहीं। नगर का मतलब है जनसंख्या का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर में जुड़ा हुआ है। खेती बहुत ही कम लोग करते हैं और उनका रहने का तरीका, भवन निर्माण, उपयोग सामग्री बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लेवल की हो। पहली चीज़ ये ग्रामीण लेवल की कल्चर है, अभी शहर नहीं है। दूसरा, इसमें मर्दबांड का द्वितीय लेवल आ चुका है, या तो उसमें ओसीपी टाइप का मर्दबांड यूज़ होगा या बीआरडब्ल्यू। मैंने पहले की क्लास में बता दिया, मर्दबांड का ट्रांजिशन का एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले ऑर्चार्ड कलर्ड पॉलिश होती है जो बिल्कुल प्रारंभिक होती है, गेरुआ रंग का। यह बहुत ही कम पकाया या बिना पकाया हुआ। फिर पकाना आरंभ किया तो बीआरडब्ल्यू ब्लैक, रेड, वेर प्रकार का मर्दबांड आया, जो इसकी प्रोमिनेंट विशेषता है ताम्रपाषाण काल की। अब ताम्रपाषाण काल से जब आगे ट्रांजिशन होगा तो उसमें डेवलपमेंट आएगी, वो आएगी पेंटेड ग्रे वेयर पीजीडब्ल्यू, और उसका सबसे एडवांस जो मौर्य काल का है वो है एनबीपीडब्ल्यू। ये परिपक्व नगरीय सभ्यता का प्रतीक है एनबीपीडब्ल्यू। लेकिन अभी ये जो गणेश्वर हैं या ताम्रपाषाण कालीन है, ये इन दोनों फेज में ही है। तो पहली चीज़ ताम्रपाषाण कालीन विशेषता होती है ग्रामीण सभ्यता, बीआरडब्ल्यू प्रकार के मृदबांड, विशिष्ट प्रकार के ये नॉर्थ साउथ वेस्ट दिशा में शवों को जब हिस्टोरियन एनालाइज करते हैं तो केवल इकोनॉमिक फेज पे ही एनालाइज करने, उनके सोशल कल्चर को भी जानने की कोशिश करते हैं। तो जो पूरे देश में जो भी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति थी उनके सोशल कल्चर को एक जगह रखा गया, तुलना की गई। फिर पता चला कि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति की एक प्रोमिनेंट विशेषता ये है कि ये लोग शव को उत्तर दक्षिण दिशा में करके दफनाते हैं, जो आज भी चालू है। और इससे आगे तो ये होगी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति की फंडामेंटल विशेषता। अब ये मैप के ज़रिए ये दिखाया गया है कि राजस्थान में उस लेवल की कल्चर कौन कौन से एरिया में फ्लोरिश्ड हो रही थी। ये अपना रहा गणेश्वर, ये जोधपुर जहाँ पे
चंद्र अग्रवाल साहब की स्पेशलाइजेशन इससे पहले हो चुकी थी, ओसीपी टाइप की, चालकोलिथिक टाइप की। तो ये जोधपुरा जो जयपुर में है, इधर थोड़ा सा ये सीकर में है। ये जो कॉम्प्लेक्स है बनास वाला, इसमें गिलुंड, आहड़ और बालातल तीनों ही चालकोलिथिक साइट थी। भारत में ये और भी साइट है, महाराष्ट्र में देमाबाद, नेवासा, कोल्डी हेवा वगैरह, लेकिन राजस्थान की ये 5 ही प्रोमिनेंट साइट थी जो चालकोलिथिक स्टेज में थी। अन्य संस्कृतियाँ तो उससे बहुत पहले थी। अधिकांश साइट्स चालकोलिथिक साइट से बहुत आगे बढ़ चुकी थी। अब इस अंडरस्टैंडिंग से अपन ये देखते हैं कि भाई जो उपकरण मिले हैं उनको कितने कितने किस किस चीज़ की रटने की ज़रूरत नहीं है। रटने में या समझने में कितनी आसानी होती है, सवाल करने में कितनी आसानी होती है। चालकोलिथिक साइट चल रही है। ताम्रयुगीन उपकरण कौन कौन से मिले हैं? पहली चीज़ इन्होंने कहा तांबा के उपकरण और हथियार मिले। मैंने पहले ही कहा इस संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता तो कि नाम ही ताम्रपाषाण है, तो तांबे के उपकरण मिले हैं। किसी सभ्यता में बहुत ज़्यादा, किसी में बहुत कम। तांबे के उपकरण और हथियार याद करने की ज़रूरत नहीं। यदि कोई ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है तो उसमें तांबा मिलना बहुत मुख्य बात है। और यदि तांबा मिलेगा या तो वो औजार बनाएंगे या हथियार। जो सबसे ज़्यादा बड़ी विशेषता इस संस्कृति की है कि इसमें 99% तांबा है। इसका क्या मतलब है, ये लाइन समझना ज़रूरी है, ये भी रटना नहीं है। ये है कि भाई जो हथियार बनाया जाता है उसमें कितना, जैसे आज की दृष्टि में यदि कोई सोना खरीदता है तो यदि कोई मान लो कि इन्वेस्टमेंट जिसकी कैपेसिटी अच्छी है तो वो 24 कैरेट का गोल्ड चूज करेगा। कोई कहेगा कि भाई मेरे को सोने से मतलब है तो वो फिर 22 कैरेट प्रीफर करेगा, या फिर 18 कैरेट या 20 कैरेट या 18 कैरेट प्रीफर करेगा। तो इस वाली सभ्यता में जो भी हथियार बनाए गए धातु के तांबे के, उसमें 99% तांबा है। तांबे का बहुत ज़्यादा प्रतिशत होना इस बात का इंगित है कि या तो ये लोग बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे, अफोर्ड कर सकते थे, या फिर इनके लिए तांबा बहुत सस्ता था, क्योंकि जब एक्सेस आसान होता है तो फिर वो मैक्सिमम यूज़ करता है। बाद में पता चला क्योंकि ये ग्रामीण संस्कृति है तो बहुत ज़्यादा पैसे वाले तो हो नहीं सकते। फिर दूसरा तरीका यह है कि भाई इनके पास एक्सेस आसान होगा। तो एक्सेस जो आसान था उसका कारण ये है कि यहाँ आसपास में बहुत सारी तांबे की खानें थी, जिसके कारण से बहुत ही सरल, आसान और सुलभ उपलब्ध था तांबा। इसके कारण से ही यहाँ के औजारों में 99% तांबा पाया जाता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर तांबे के बहुत ज़्यादा उपकरण और बहुत ज़्यादा तांबा मिलने के कारण अन्य संस्कृतियों से जब तुलना की गई तो पता चला कि सबसे ज़्यादा तांबा है वो गणेश्वर सभ्यता में मिला है। खाने भी पास में थी, बहुत आसानी से उपलब्धता थी, और अयस्क से तांबा निकालने में बहुत जोर भी नहीं आता था। तो इस कारण से तांबे के बहुत ज़्यादा उपकरण मिलने के कारण गणेश्वर सभ्यता को ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा गया। जननी का मतलब है कि आपने तांबा उत्पन्न किया तो ये तांबा जन्म देने वाली है। और इस जन्म देने वाली कुछ विद्वान ये अंदाज लगाते हैं कि भाई जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो तांबा यूज़ किया जाता सभ्यता में, उसका एक्सपोर्ट करते थे ये लोग, इतना इनके पास तांबा था। किसी किसी के पास स्पेशलाइजेशन होती है किसी काम की। फॉर एग्जांपल इंडिया के पास यदि एक्सपोर्ट करने के लिए आइटम ढूंढा जाए तो कहते हैं कि भाई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अच्छे हैं यहाँ के, क्योंकि इंडिया का 50% जनसंख्या एग्रीकल्चर पर है। हालांकि वो सोफिस्टिकेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है, ऑर्गेनिक वगैरह। दूसरी चीज़ है कि इंडिया सॉफ्टवेयर सर्विस, यहाँ पर पढ़े लिखे इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा है, तो सॉफ्टवेयर सर्विस इंडिया एक्सपोर्ट करता है। तो इसी तरीके से यदि जैसे मैन्युफैक्चरिंग बेस यदि चाइना का ज़्यादा है तो ज़्यादातर देशों में मैन्युफैक्चर्ड आइटम चाइना से ट्रांसफ़र किए जाते हैं या एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो जिस भी कल्चर की, जिस भी देश की स्पेशलाइजेशन होती है वो कहीं बाहर उसको एक्सपोर्ट करते हैं। अब इस जानकारी के आधार पर ये सवाल करते हैं कि देखो अपना सवाल कहाँ बैठता है, और समझ के आधार पर सवाल कर सकते हैं या रटना पड़ेगा। प्रागैतिहासिक स्थल टर्म देखिए, प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ भारी मात्रा में ताम्र उपकरण, तीन की टर्म है। प्रागैतिहासिक यानी कि इतिहास से पहले से,
प्रागैतिहासिक मतलब ऐतिहासिक मतलब जब इतिहास लिखा गया हो, यानी कि वैदिक काल। प्राग मतलब उससे पहले, यानी कि वैदिक काल से पहले। कोई भी स्थल हो वो वैदिक काल से पहले का होना चाहिए। एक, भारी मात्रा में तांबे के उपकरण मिलना चाहिए। अब अपन देखते हैं कि उसमें विकल्पों में कौन सा है, कौन सा फिट बैठता है। बेराट प्रागैतिहासिक है, हालांकि वो मौर्य काल तक आते आते ऐतिहासिक हो जाता है, लेकिन उसकी शुरुआत प्रागैतिहासिक काल से हुई है। एक एक चीज़ ये सेटिस्फाई करता है। क्या भारी मात्रा में ताम्र उपकरण मिले हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ केवल 58 वस्तुएं मिली है, वो भी शायद कहीं से इंपोर्ट की गई है, तो दूसरी शर्त ये लागू इस पर नहीं होती। कालीबंगा देखते हैं। कालीबंगा क्या प्रागैतिहासिक है? बिल्कुल प्रागैतिहासिक है। इतिहास से पहले का है, वैदिक काल से पहले का है। क्या भारी मात्रा में उपकरण मिले हैं? ये तो खुद गणेश्वर से इंपोर्ट करता था, तो दूसरी शर्त इस पर लागू नहीं है। तिलवाड़ा देखते हैं। क्या प्रागैतिहासिक है? दूसरा है कि क्या भारी मात्रा, अभी तो ये तांबा में ट्रांजिशन ही नहीं हुई थी, ये मीजोलिथिक साइट है, मध्य पाषाण। ये जो मैंने बताया कि ये ट्रांजिशन के फेज में तिलवाड़ा अभी यही है। पशुपालन के स्तर भी है, उसको भी नियोलिथिक पार करना है, उसके बाद ताम्रपाषाण में आना है, तो तिलवाड़ा तो हो ही नहीं सकता। तो उत्तर बचता है गणेश्वर। उसने पहली शर्त भी पूरी करती है कि प्रागैतिहासिक हैं, दूसरा भारी मात्रा में तांबे के उपकरण भी मिले हैं। अगला सवाल देखते हैं। गणेश्वर की खुदाई के संदर्भ में कौन सा असत्य है? असत्य कदम पकड़ना है, यानी कि असत्य एक है, 3 सत्य है। देखते हैं। गणेश्वर तांबे की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल था, चालकोलिथिक साइट है, बिल्कुल सही है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, यदि समझ हो गई सवाल स्टेटमेंट सही। नीम का थाना कांतले, थोड़ी सी तथ्यात्मक जानकारी की समझ, कांतले अपना आप आ जाएगा। नीम का थाना यदि पता हो सीकर में है, सामान्य समझ के आधार पर सही। राजस्थान, गणेश्वर राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय विभाग द्वारा खुदाई की गई 5000 वर्ष पुरानी है। अब इसको ज़रा होल्ड करते हैं कि 5000 है, 4000 है, 3000 है, 2000 है, ये होल्ड करते हैं क्योंकि अगला स्टेटमेंट देखा जाएगा। यहाँ हड़प्पा से तांबा प्राप्त किया जाता था, जबकि अपन ने समझा कि भाई एक्सेसिबिलिटी ऑफ कॉपर होने की वजह से तांबा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक्सपोर्ट किया जाता था। तो इस स्टेटमेंट को इन्होंने सिर्फ उल्टा किया है, उल्टा करते ये गलत हो गए, तो ये सही है। अब ये है कि भाई आपने यहाँ लिखा है कि ये सभ्यता 2800 BC में अवशेष में है, आपने यहाँ स्टेटमेंट में 5000 आ गया, तो उसका क्या करें? ये डिबेट का रहता है कि कितनी डेप्थ में लेके जाते हो आप। अलग अलग हिस्टोरियन इसको अलग अलग इंटरप्रेट करते हैं। फिर उसके बाद कार्बन से 14 की वजह डेटिंग की वजह से ज़्यादा स्पष्ट है, लेकिन अभी भी कुछ लोग मिलते हैं कि ये 5000 साल पुरानी है, तो ये डिबेटेबल है। जो ज़्यादा स्पष्ट कथन है उसको सबसे पहले पकड़ा जाता है। बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों में एक चीज़ ध्यान रखी जाती है कि सबसे ज़्यादा स्पष्ट सही विकल्प कौन सा है, तो वो भले ही गलत हो लेकिन ज़्यादा स्पष्ट तरीके से गलत यह है, इसलिए ये उत्तर माना जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। निम्न सभ्यता भारत की सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी 4 की टर्म है, भारत में होनी चाहिए, सभी ताम्रयुगीन सभ्यता होनी चाहिए, और उसकी जननी वो लाइन टू लाइन लिखी है RBSE किताब में। तो अब देखते हैं कि अन्य विकल्प क्यों नहीं है। बागौर इसलिए नहीं है, जननी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर केवल कुछ ही उपकरण मिले हैं। आड़ में भी बहुत कम उपकरण मिले हैं। गिलुंड चालकोलिथिक तो है, लेकिन उपकरण जननी इसलिए है कि बहुत ज़्यादा तांबे के उपकरण मिले हैं, तो वो गणेश्वरी है।